नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री एजुकेशन पर। हमारे आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी की विज्ञान पर आधारित हमारी जो श्रृंखला है, जो सीरीज़ है, इसमें लेक्चर नंबर 5 की, चैप्टर नंबर 5 की, जिसका शीर्षक है पदार्थों का पृथक्करण। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस अध्याय को जब हम पढ़ लेंगे तो हमें जो चीज़ समझ में आ जाएगी वो क्या है, पृथक्करण की विधियाँ। हमने पिछले अध्याय में पदार्थ के बारे में जाना था कि पदार्थ क्या होते हैं, उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, है ना, ठोस, द्रव, गैस। इसके अलावा मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी कि जब हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जब कक्षा 9 के विज्ञान में पहुँचेंगे, तो हमें पहले ही लेक्चर में, पहले ही अध्याय में उसके ये पता चलेगा कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। चौथी है प्लाज्मा और 5वीं है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो अभी जो है हम पदार्थ के पृथक्करण की विधियां यानी मेथड्स को समझने की बात कर रहे हैं, है ना। ये जो अध्याय है, ये जो वीडियो है, ये कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक है उस पर आधारित होने वाला है। इसके अलावा हमें जो ऐसा लगा कि कुछ जानकारी महत्वपूर्ण है जो आपके साथ इस अध्याय के रूप में साझा की जा सकती है, हमने उसको भी इसमें सम्मिलित कर दिया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले शीर्षक लिखा हुआ है पृथक्करण की विधियाँ। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जिस विधि की, वो है हस्तचयन। आपको नाम से स्पष्ट हो गया होगा, हाथों से चुनना, है ना। देखिए, ये पृथक्करण की एक बहुत ही सामान्य विधि है दोस्तों। और जब किसी तकनीक का मतलब आविष्कार नहीं हुआ होगा, कोई तकनीक खोजी नहीं गई होगी, तैयार नहीं की गई होगी, तब उस समय जो सामान्य प्रक्रिया है उसी के द्वारा जो है पदार्थ का पृथक्करण किया जाता होगा। इसे हस्तचयन की विधि कहा जाता है ना। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे गेहूं है, चावल है, दाल, इसके अंदर अगर बड़े बड़े कुछ मिट्टी के कण मिल गए, कुछ पत्थर के टुकड़े आ गए, भूसा आ गया, तो उसको अलग करने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं। आपने अक्सर अपने घर में अपनी मम्मी को, अपनी दीदी को या अपने भैया को, जो भी है ना, घर में खाना बनाते हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं, तैयारी करने के लिए अलग से रूम लेके रहते हैं, और अगर आप भी अपना खाना खुद बनाते हैं, तो आपने भी कई बार इस विधि का प्रयोग किया होगा, है ना। कंकड़ पत्थर को चुनकर अलग करना, है ना। ठीक है, तो आप समझ गए हस्तचयन क्या होता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा सामान्य रूप से इसमें बहुत अधिक नहीं होती है, इसलिए सरलता से हस्तचयन की विधि द्वारा पदार्थ का पृथक्करण किया जा सकता है। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को अलग करना एक सुविधाजनक विधि महसूस हो सकती है, लग सकती है। आप चित्र में देख सकते हैं, है ना, इस विधि को किस तरह से किया जा रहा है, उसका उपयोग ये आपको चित्र में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अनाज से पत्थर के टुकड़ों को हस्तचयन करके अलग करना। इसके बाद में, हस्तचयन के बाद में दूसरी जो विधि है जो हमें पढ़नी है वो है थ्रेशिंग की। ठीक है, क्या ये नाम आपको सुना सुना लगता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो सूखे पौधे हैं, है ना, कल्पना कीजिएगा, इमेजिनेशन पावर जो है अपनी स्ट्रांग रखिएगा। सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले क्या करते हैं, हम धूप में सुखाते हैं। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं, आप जानते ही हैं, है ना। आपने देखे होंगे गेहूं के पौधे कैसे होते हैं, कैसे उसको अलग किया जाता है, उसकी प्रोसेस आपको कहीं ना कहीं अनुमान में होगी। तो सूखे पौधों की जो डंडियां हैं, उससे अन्न कणों को या अनाज को पृथक करना, अलग करना जो है, उसका जो प्रक्रम है पूरा का पूरा, वो कहलाता है थ्रेशिंग। इस प्रक्रम में होता यह है कि डंडियों को पीटा जाता है और अन्न कणों को इससे अलग कर दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, थ्रेशिंग का जो कार्य है वो बैलों की सहायता से भी किया जाता है। अगर आप एक फार्मिंग, आपका बैकग्राउंड है, अगर आप एक कृषि परिवार से जुड़े हुए हैं, तो आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। अधिक मात्रा में अन्न कण जो हैं, अनाज के दाने जो हैं, उनको डंडियों से अलग करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। उन्हें थ्रेशर कहा जाता है। ठीक है, वो आपने ज़रूर देखा होगा, कई बार फिल्मों में देखा होगा, है ना, टीवी में देखा होगा, और कई, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में कभी गए हों या गुजरे हों या वहीं से बिलोंग करते हैं, तो आपने ये थ्रेशर को ज़रूर देखा होगा। ये चित्र है, इसमें आपको थ्रेशिंग मशीन दिखाई जा रही है। थ्रेशिंग किस तरह से की जाती है, ये आप यहाँ पे दोनों चित्रों में देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं हस्तचयन और थ्रेशिंग के बाद में निष्पावन, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, चित्र से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें क्या होता है ना कि हवा का उपयोग किया जाता है। निष्पावन का उपयोग पवनों या वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी और हल्के अवयवों को अलग करने में किया जाता है। यहाँ पे दो शब्द आए हैं, एक है पवन और एक है वायु। क्या आप बता सकते हैं कि पवन और वायु में क्या डिफरेंस है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अभी आप जिस जगह पे हैं वहाँ पे हवा है, ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हवा जो है वो तेज़ गति के साथ चल रही हो। हवा जब तेज़ गति से या धीमी गति से चलने लगती है, यानी गमन करती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तब हम उसे कहते हैं पवन। ठीक है, अंग्रेज़ी में इनके लिए अलग अलग शब्द हैं। हवा के लिए आप एयर का इस्तेमाल करते हैं
और पवन के लिए आप जिस शब्द का अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, वो है विंड, WIND। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे पर्यायवाची शब्द नहीं लिखे हैं। निष्पावन जो एक मेथड है, इसका उपयोग पवनों या वायु के झोंकों के द्वारा मिश्रण से भारी और हल्के अवयवों को अलग करने में किया जाता है। सामान्य तौर पर आपने कभी अगर घर पे पोहा बनते हुए देखा होगा तो उसको जब फटका जाता है या छाना जाता है तो देखते हैं ना कैसे बारीक बारीक कण हवा के उसमें अलग हो जाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हम कहीं ना कहीं देखते आ रहे हैं अपने आसपास, और यही चीज़ें हैं जो हमारे लिए क्या करती हैं, ये जो परिभाषाएं हैं इन सबको बड़ा आसान कर देती हैं, है ना, क्योंकि हमारी कल्पना में कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं, पहले से एग्जिस्ट करती हैं। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से अलग करने के लिए किया करते हैं। ठीक है, देखिए हवा की दिशा, सूप, भूसा और अनाज, है ना। दोस्तों भूसे के हल्के कण जो है वो पवन के साथ क्या होते हैं, उड़ करके दूर चले जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और जो भारी अन्न कण हैं वो अलग होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म जो होता है उसके पास एक ढेर बना लेते हैं। अब जो अलग हो गया भूसा, उसको पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है ना। चलिए अब इन 3 विधियों को देखने के बाद में हस्तचयन, थ्रेशिंग और निष्पावन के बाद अब बात करते हैं चालन की। ये क्या होता है चालन मतलब? दोस्तों चालन विधि का उपयोग जो है वो मिश्रण के 2 ऐसे अवयवों को अलग करने में किया जाता है जिनकी आमापों में अंतर होता है। आमापों का मतलब होता है कणों के साइज में अंतर होना। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप समझिएगा आटे का जब उपयोग घर में किया जाता है तो जनरली उसे छान लिया जाता है एक बार। उसमें क्या होता है, जो मोटे मोटे दाने होते हैं, जो कण होते हैं उसमें, वो अलग हो जाते हैं और जो बारीक आटा है वो अलग हो जाता है ना। समझिएगा, यदि हम आटे में उपस्थित चोकर या अन्य अशुद्धियों को अलग करना है तो हमें चलनी या छन्नी का प्रयोग उसमें करना पड़ेगा, करते भी हैं, है ना। आटे को चलनी में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, चालनी में डालने के बाद में आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों से निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ जो है वो चालनी में ही रह जाती है। सामान्य रूप से आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों और भूसे जैसी अशुद्धियों को भी हटाया जाता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है, उससे क्या होता है, चालन होता है, जिसके द्वारा पत्थर, डंडिया और भूसा जो निष्पावन और थ्रेशिंग के बाद भी गेहूं में रह जाते हैं उनको दूर कर लिया जाता है। दोस्तों बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ और पत्थर अलग करने के लिए भी उपयोग में लाते हैं, है ना। आप इस चित्र में देख सकते हैं, भवनों का जब निर्माण किया जाता है वगैरह वगैरह तो कंकड़ पत्थरों को अलग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। रेत को यहाँ पे मुख्य रूप से बताया कि रेत से कंकड़ को अलग करने के लिए ऐसा किया जाता है। आपने भी कोई कंस्ट्रक्शन साइट देखी होगी तो आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि हाँ ऐसा होता है ना। अब बात करते हैं अवसादन, निस्तारण या निस्यंदन की। क्या होता है ध्यान से समझिएगा। शुरुआत में सुनने में जो शब्द हैं ये कठिन लग सकते हैं लेकिन बहुत ही सरल है, समझिएगा। मिश्रण में दोस्तों जल मिलाने पर जो भारी अवयव हैं उनके नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को कहते हैं अवसादन। अब इसमें क्या होता है समझिए, जैसे आपने एक गिलास में पानी लिया, उस पानी में आपने कुछ मिट्टी के कण डाल दिए और गिलास को थोड़ा सा हिला दिया। अब क्या होगा, आपको पानी गंदा दिखेगा। लेकिन अगर आप उस गिलास को अनडिस्टर्ब, है ना, छोड़ देंगे, एक जगह पर रख देंगे स्थिर, और उसमें किसी तरह का कोई बाहरी डिस्टर्बेंस अगर ना हो तो मिट्टी के कण नीचे बैठ जाते हैं, है ना। तो ये जो प्रक्रम है ये कहलाएगा अवसादन। अब ये जो अवसादित मिश्रण है इसको बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। मिट्टी के साथ ही अगर आपने इसको क्या कर दिया, उड़ेल दिया, तो इसको क्या कहा जाएगा, निस्तारण कहा जाएगा। दोस्तों किसी मिश्रण के 2 अवयवों को अवसादन और निस्तारण के द्वारा पृथक किया जा सकता है। मिट्टी नीचे बैठ गई है, अब अगर आप पानी अलग करेंगे तो साफ साफ पानी पहले अलग हो जाएगा, मिट्टी नीचे रहेगी। यही सिद्धांत दोस्तों ऐसे द्रवों के मिश्रण को अलग करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। जैसे रेत के कण पानी में मिक्स हो जाएंगे क्या, नहीं होंगे। क्या रेत के कण पानी में कभी घुल सकते हैं क्या, नमक जैसे, नहीं घुल सकते, है ना। लेकिन अगर पानी में आप नमक डाल देंगे तो नमक तो उसमें घुल जाएगा। क्यों घुल जाएगा, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भैया जो नमक के कण हैं वो पानी में आखिर जाते कहाँ हैं, है ना, घुलने के बाद दिखते क्यों नहीं है, ये मैंने आपको बताया था। निस्यंदन क्या होता है, अब हमने अवसादन भी समझ लिया, निस्तारण भी समझ लिया, अब निस्यंदन भी समझ लेते हैं। दोस्तों द्रव को ठोस अशुद्धियों को, द्रव की जो ठोस अशुद्धियां हैं उनको अलग करने की जो विधि है उसको निस्यंदन कहा जाता है। इसके लिए इस विधि में क्या होता है, सामान्य रूप से छन्नी, कपड़े के टुकड़े या फिर फिल्टर पेपर का उपयोग किया जाता है, फिल्टर पत्र का।
दोस्तों कई बार ना द्रव में अशुद्धियाँ होती है और अधिक हो जाती हैं। ऐसा होने पर क्या होता है कि फ़िल्टर पेपर के द्वारा उसे निस्पंदित कर लिया जाता है या कर सकते हैं, क्योंकि फ़िल्टर पेपर में क्या होता है ना, बहुत अधिक सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिसमें से सिर्फ पानी ही उसके आर पार जा सकता है, गंदगी नहीं जा सकती। शंकु बनाने के लिए फ़िल्टर पत्र को इस तरीके से आप मोड़ भी सकते हैं जैसे चित्र में दिखाया गया है। फ़िल्टर पत्र के उपयोग से निस्पंदन कैसे हो रहा है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। निस्यंदन की जो विधि है इसका उपयोग घर पर पनीर बनाने में भी अक्सर किया जाता है। अब बात करते हैं वाष्पन की, है ना। नाम से स्पष्ट है, वाष्पित होना। आप जानते हैं वाष्पन का मतलब क्या होता है ना। जल को उसके वाष्प में परिवर्तित कर देते हैं, इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं दोस्तों। और जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया वहाँ पर निरंतर होती रहती है ना। कैसे, समझिएगा। समुद्र का उदाहरण लेते हैं। समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में क्या होते हैं, लवण मिश्रित होते हैं, है ना। इन्हीं लवणों में से क्या होता है, एक लवण है साधारण नमक, जिसका हम उपयोग करते हैं। जो समुद्र का जल है उसको जब बड़े बड़े उथले गड्ढों में भर दिया जाता है और भर करके क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो होता यह है कि जो सूर्य का प्रकाश है उससे जल गर्म हो जाता है और गर्म होकर के वाष्पन जो है वो धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। ये तो हम कक्षा 4-5 में भी पढ़े थे, आपको याद होगा, है ना। और कुछ ही समय के पश्चात सारा जल जो है वो हो जाता है क्या, वाष्पित, और जो ठोस लवण है वो नीचे बच जाते हैं। इसके बाद में होता यह है कि ये जो लवण है इनके मिश्रण का शोधन किया जाता है और शोधन करने के बाद में, यानी फिल्टर अच्छे से करने के बाद में, साधारण नमक जो है उसको प्राप्त किया जाता है। आप यहाँ पर एक तरह का क्रियाकलाप देख सकते हैं। नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म किया। मिश्रण से जल और नमक को अलग करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का उपयोग ही अक्सर किया जाता है। देख सकते हैं आप चित्र में समुद्र जल से नमक को प्राप्त करना किस तरीके से चित्र में दिखाया गया है ना। गड्ढों को अलग अलग कर दिया है, विभक्त, डिस्ट्रीब्यूट, और उसमें पानी भर दिया है। फिर क्या हुआ, धूप हुई, जिससे धूप के आने से, सूर्य के प्रकाश से जल जो है वो वाष्पित होकर उड़ गया और नमक जो है वो हमें प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं पृथक्करण की एक से अधिक विधियों के उपयोग की। दोस्तों कोई भी मिश्रण, है ना, मिश्रण का मतलब क्या होता है, अलग अलग दो या दो से अधिक पदार्थों को असमान मात्रा में जब मिला हुआ हम पाते हैं तो हम उसे मिश्रण कहते हैं, ठीक है। किसी भी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयव जो हैं उनको अलग करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता, हमें अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हुए चीज़ों को, अवयवों को अलग करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, यानी वाष्पन और संघनन। वाष्पन का मतलब आप समझते ही है ना, किसी द्रव के समूह के कणों को क्या करना, उसका गैस में बदलने की प्रक्रिया, जिसमें द्रव की जो समस्त द्रव जो है उसके ठीक ऊपर स्थित गैस जो है वो संतृप्त नहीं हो पाती है ना। द्रव की जो समस्त कण है और अधिक ताप पर वाष्पन जो है वो तेज़ी से हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइपो हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इस वजह से थोड़ा सा आपको गड़बड़ दिख रहा होगा ये वाली लाइन यहाँ पे, है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वाष्पन का मतलब जो है स्पष्ट रूप से क्या होता है। कोई भी एक द्रव ले लिया है ना, उसके अंदर कण थे पहले से, तो हमने क्या किया, उस द्रव को गैस में बदल दिया, उसको हीट दे दी, ऊष्मा दे दी, है ना, और गैस जो है वो संतृप्त नहीं हो पाई। संतृप्त होने का मतलब क्या होता है, कोई विलयन को हम संतृप्त विलयन कब कहते हैं, जैसे मैंने आपको नमक का उदाहरण दिया था, है ना। एक गिलास पानी में अगर 5 चम्मच नमक घुल सकता है और उसके बाद में छठी चम्मच उसमें नहीं घुल सकती, तो वो जो विलयन है जिसमें 5 चम्मच नमक हमने घोल दिया एक गिलास पानी में, वो संतृप्त विलयन कहलाएगा। 5 चम्मच घुल सकती थी लेकिन अभी उसमें हमने 3 ही चम्मच घोली है, यानी अभी उसमें नमक घुलने की क्षमता और है, तो वो असंतृप्त विलयन कहलाएगा। समझ गए आप, ठीक है। अब संघनन समझिए क्या होता है। गैस से द्रव बनने की जो परिघटना है उसको कहते हैं संघनन, है ना। संघनन पर क्या होता है, ताप का प्रभाव पड़ता है। कम ताप पर अधिक संघनन तथा अधिक ताप पर कम संघनन होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे। अब समझिए, समुद्र के जल के वाष्प बनकर उड़ने से वाष्पन और बादलों के बरसने से संघनन की क्रिया होती है, ठीक है ना। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है दोस्तों? तो देखिए ऐसा नहीं होता है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया जल की अपनी क्षमता है ना। तो वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था कि कैसे नमक घुलता है, क्या उसकी प्रक्रिया है घुलने की। तो यहाँ पर अब अगला जो बिंदु है वो है महत्वपूर्ण संतृप्त विलयन का। किसी निश्चित ताप पर किसी घुलनशील पदार्थ को ऐसा विलयन या घुलनशील पदार्थ का ऐसा विलयन जिसमें उस दिए हुए ताप पर और अधिक विलय को घुलाने की शक्ति ना हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। यहाँ पे ताप का विशेष महत्व है। क्या होता है ना,
जब हम एक गिलास पानी में 5 चम्मच नमक घोल देते हैं, फिर अगर उसको हम और ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं यानी हीट देते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके जो पार्टिकल हैं, जो उसके अणु हैं, उनके बीच में ऊर्जा आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी जो है वहाँ पर आ जाती है, गतिज ऊर्जा। और वो गतिज ऊर्जा के आने की वजह से उनके बीच का जो गैप है वो बढ़ जाता है। और ऐसा होने की वजह से क्या होता है, वो गैप बढ़ जाने की वजह से होता ये है कि उसमें और नमक जो है वो घुल जाता है। आपने देखा होगा गर्म दूध में चीनी जल्दी से घुल जाती है, ठंडे दूध में इतनी आसानी से चीनी नहीं घुलती। ठीक है, एक बीकर में 100 मिली जल लेकर उसको लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं और उसमें धीरे धीरे नमक को मिलाते हैं। नमक तब तक मिलाते हैं जब तक कि नमक का घुलना बंद ना हो जाए। इस प्रकार तैयार विलयन 25 डिग्री सेल्सियस पर नमक का संतृप्त विलयन है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ताप का कितना खासा महत्व होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए श्री एजुकेशन को। साथ ही साथ ये जो सीरीज़ है, इसमें हमें ज़रूरत है आप लोगों के देखने की। तो आप इन वीडियोस की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सहपाठियों, मित्रों के साथ, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी इसको देख पाएँ, है ना। और जो भी आपके मन में विचार आते हैं, है ना, कोई डाउट हो, कुछ आप पूछना चाहते हो या कुछ बात हमसे कहना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी बात हमसे साझा कर सकते हैं, है ना। बाकी जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगली नई वीडियो में, अगले नए लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।